बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। माय नेम इज़ अमार शाहिद और आज की वीडियो के अंदर हम स्केलर प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम स्केलर प्रोडक्ट्स को डिस्कस करें, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि वेक्टर्स के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, यानी उसका मतलब क्या होता है। देखो, प्रोडक्ट एक मैथमेटिकल टर्म है, राइट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट यानी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है ना, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 15, तो 15 क्या होगा? प्रोडक्ट होगा किस किस का? 5 और 3 का। इसी तरह 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा? 20, तो 20 प्रोडक्ट होगा किसका? 4 और 5 का, राइट। ये तो हमारे पास नंबर्स थे, बट क्या हो गया? हमारे पास दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों। अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जो आंसर आएगा ओबियसली उसको भी हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। लेकिन वो जो प्रोडक्ट आया है, वो जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी आई है, उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली ये कि वो जो प्रोडक्ट हमारे पास आया दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के नतीजे में, वो एक स्केलर क्वांटिटी हो। अगर वो स्केलर क्वांटिटी होगी तो उस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे, राइट। चलो अब हम आगे चलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं? अगर हम a और b को मल्टीप्लाई करें, a वेक्टर और b वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास जो प्रोडक्ट आए वो एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो उसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम सवाल है क्या है, किसे लिखेंगे कैसे, इसकी नोटेशन क्या है, इसकी इक्वेशन क्या बनती है? देखो, इसकी इक्वेशन है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a डॉट b, राइट, एंड डिफाइंड एज a डॉट b इक्वल टू a b cos थीटा, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले याद रख लेना है कि इसकी इक्वेशन ये है a डॉट b इक्वल टू a b cos थीटा। अभी a b cos थीटा का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, यानी फिजिकली ये हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आओ ज़रा देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, a डॉट b का मतलब है कि a इंटू प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। इसको समझते हैं। फर्ज कर लो कि हमारे पास कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक वेक्टर है a जो कि हॉरिजॉन्टल में पड़ा हुआ है और b उसके साथ कुछ ना कुछ इंक्लाइंड है, एंगल बना रहा है। अब हम ऊपर से फर्ज कर लो कोई टॉर्च से रोशनी डालते हैं। ऐसे में क्या होगा कि रोशनी चारों तरफ फैल जाएगी, लेकिन b का एक साया यानी प्रोजेक्शन a पर पड़ेगा, और b का प्रोजेक्शन a पर पड़ेगा, उसको हम b cos थीटा कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से a डॉट b का दूसरा मतलब क्या होता है? a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a। इसको ज़रा समझते हैं। देखो, ये मैंने सबसे पहले क्या किया कि a और b को कॉमन ओरिजिन पर ले आया। दोनों की जो स्टार्टिंग थी, बिगनिंग्स थी, वो कॉमन कर ली मैंने, ठीक है। टेल्स को एक जगह पे जोड़ दिया। तब मैंने ये किया कि b को के दो कंपोनेंट्स किए। b और a के दरमियान में एंगल बन रहा था थीटा, तो मैंने b से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल्स को जानते हैं अगर हम, तो हमें पता हो कि थीटा के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, और 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस और थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर यानी y कंपोनेंट कहते हैं। अब देखो कि b के हमारे पास दो कंपोनेंट्स हो गए, b साइन थीटा यानी b साइन थीटा, और थीटा के एडजेसेंट जो साइड होती है उसे x कंपोनेंट कहते हैं या b cos थीटा कहते हैं। b cos थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब मैं ये कहूँगा कि इस सिचुएशन में a के अलोंग b का कौन सा कंपोनेंट है? आप कहोगे हाँ b cos थीटा है, तो आंसर क्या आएगा? a इंटू कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b अलोंग a, ठीक है। तो b cos थीटा का मतलब दूसरा ये होता है, ठीक है। तो a डॉट b हमारे पास क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, राइट। तो a डॉट b हमारे पास आ गया a b cos थीटा। सिमिलरली b डॉट a के लिए क्या करेंगे? b डॉट a फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? a के हेड से एक 90 डिग्रीज की लाइन ड्रॉ करेंगे, गोया प्रोजेक्शन हम a का b पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पे अगेन देखें, थीटा के सामने क्या होता है? y कंपोनेंट। 90 के सामने होता है हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? a है, ठीक है ना। थीटा के सामने y कंपोनेंट, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। थीटा के बिल्कुल एडजेसेंट पे क्या है? cos थीटा, एडजेसेंट पे x कंपोनेंट होता है, तो वो a cos थीटा आ जाएगा। अब b के बिल्कुल अलोंग जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? शाबाश,
ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा हमारे पास बन गया बी डॉट ए। ठीक है, इसी तरह से इसकी तीसरी तरह से इंटरप्रिटेशन करी जा सकती है इसको मज़ीद अच्छे से समझने के लिए। एक एग्जांपल से देखो, वर्क कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है ना, लेकिन वर्क कैसे आते हैं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने से। अब फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप देख रहे हो दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है? एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है। तो जो स्केलर क्वांटिटी आएगी उसको हम जस्ट स्केलर प्रोडक्ट कह देंगे। देखो अभी वो स्केलर वर्क डन किसके इक्वल हो गया? यहाँ पे मैंने लिखा है इफेक्टिव कंपोनेंट। लेकिन उससे पहले मैं चलो वर्क की डेफिनेशन जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी थी वो पढ़ लेते हैं। देखो वर्क होता क्या है? वर्क होता है कि जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसी डायरेक्शन के अंदर वो चीज़ डिस्प्लेस करती है, तो हम कहते हैं वर्क डन हुआ है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि एक मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान थोड़ा सा एंगल बन रहा है, इंक्लाइंड है आपस में, थीटा एंगल बना रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, फोर्स के दो कंपोनेंट्स कर लिए, वही दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा बना लिए। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि एफ साइन थीटा की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है जबकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टली। तो आप देख रहे हो कि एफ साइन थीटा तो बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं कर रहा वर्क डन में। ठीक है, जबकि एफ कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है, तो सारा का सारा जो रोल प्ले कर रहा है वो एफ कॉस थीटा है। तो इससे हम कहेंगे ये इफेक्टिव कंपोनेंट है। इसलिए हम वर्क की प्रॉपर डेफिनेशन ये कहेंगे कि इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो इफेक्टिव कंपोनेंट क्या है? एफ कॉस थीटा, राइट, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या बन जाएगा? एफ डी कॉस थीटा। और वर्क अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? एफ डॉट डी। ठीक है, चलो होप सो ये बात आपको समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं करेक्टरिस्टिक्स पर। वर्क जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खसूसियात हैं? सबसे पहली चीज़, डॉट प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? देखो मैं आपसे सवाल करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या होता है? हाँ 12। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। चलो अब हम आगे चलते हैं। ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? ए बी कॉस थीटा, ये तो आपको पता है। इसमें ए भी हमारे पास मैग्नीट्यूड है, बी भी हमारे पास मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा भी कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड ही अल्टीमेटली होगा। ठीक है ना, स्केलर। अब जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई वेक्टर का शाइबा तक नहीं है। ठीक है, अब हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। हमने जस्ट बी और ए की पोजीशंस को चेंज किया, तो बी ए कॉस थीटा आ गया और बी ए कॉस थीटा बी डॉट ए होगा। इस हिसाब से ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे कि जो डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके। तो ए डॉट बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी कॉस 90। ठीक है, कॉस 90 किसके इक्वल आ जाएगा? 0। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ी सी रुक कर बात बताना चाहता हूँ। एंगल क्या होता है? देखो जब भी दो कोई भी रेज हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो वो एंगल बनाती हैं। ठीक है, ये 0 डिग्रीज, 30, 45, 60, 90। ठीक है, 135, 180, 270 और 360 अल्टीमेटली। ठीक है, अब आप देखोगे cos 90 किसके इक्वल आ जाएगा? 0। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। अब अगर यूनिट वेक्टर्स के केस के अंदर हम ये बात करें तो यूनिट वेक्टर्स के केस में हमारे पास क्या बात आ जाएगी? ए डॉट जे। अभी आप देखो कि यहाँ पे आई ये एक मैंने एक्स वाई और जेड एक्सिस बनाए। अब देखो आई और जे के दरमियान में कितना एंगल बन रहा है? यस, 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। इसी तरह से जे और के के दरमियान कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्रीज। और के और आई के दरमियान कितना बन रहा है? 90 डिग्रीज। इस हिसाब से आई डॉट जे 0 के इक्वल होगा, जे डॉट के 0 के इक्वल होगा, और के डॉट आई किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। इज इट क्लियर? चलो अब हम आगे चलते हैं। ये एक चीज़ और बात, जे डॉट आई भी 0 के इक्वल होगा, के डॉट जे भी 0 के इक्वल होगा, और आई डॉट के भी 0 के इक्वल होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं ये। अब तीसरी प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। पैरेलल का मतलब क्या होता है? जब वो कोई भी दो वेक्टर्स आपस में 0 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो। और cos 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है।
ठीक है। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी कॉस जीरो, यानी ए बी के इक्वल अल्टीमेटली आ जाएगा। और ए क्या है, मैग्नीट्यूड, बी बी क्या है, मैग्नीट्यूड, और ए बी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर। इसी तरह से अगर वो एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल का मतलब ये कि इनके दरमियान में कितना एंगल बन रहा हो, 180 डिग्रीज। ये देखें, ये एंटी पैरेलल इसे कहते हैं, ये 0 90 और ये 180, ठीक है। ये 180 cos 180 -1 होता है, तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ए बी के। इस अपने ही वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो। देखो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनमें दो चीज़ें कॉमन सेम होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देखो अगर मैं कहता हूँ कि ए का ए के साथ ही मैंने स्केलर प्रोडक्ट लेना है, तो इसका मतलब कि ए और ए का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। जब डायरेक्शन सेम होगी तो इनके दरमियान में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्रीज। तो ए डॉट ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो होता है 1, राइट। और ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए डॉट ए हमारे पास ए स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब हम इसको यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स में देखें तो क्या होगा, देखो आई डॉट आई स्क्वायर, राइट। अब देखो मैं आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मैं ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं लिखूं 1 का स्क्वायर, बिकॉज अब मैं वेक्टर की बात नहीं करूंगा। आंसर जो है ये, क्योंकि आई डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, तो आंसर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, ठीक है ना। तो आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर होता है 1 के इक्वल। आई डॉट आई भी 1, जे डॉट जे भी 1, के डॉट के भी 1, ये भी याद रखना है हमने। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखो जो कोई भी हमारे पास वेक्टर ए है, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसी तरह से कोई वेक्टर है बी, तो उसे हम लिख सकते हैं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। अब मैंने इनको इसी तरह से लिख दिया। अब मैं बारी बारी क्या करूँगा, ए एक्स को मल्टीप्लाई करूँगा इन तीनों के साथ, इसी तरह से नेक्स्ट ए वाई को भी, फिर ए जेड को भी। चलो अगर मैं ए एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए एक्स आई बी एक्स आई डॉट आई तो हमने पढ़ा है 1 के इक्वल आ जाएगा, नीचे हमारे पास आंसर आएगा ए एक्स बी एक्स। फिर ए एक्स आई को मल्टीप्लाई किया मैंने किसके साथ, बी वाई जे के साथ, तो आई डॉट जे बन गया। आई डॉट जे किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो हम उस फैक्टर को लिखेंगे नहीं क्योंकि वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ए एक्स आई जब बी जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट के उसमें आ रहा है, आई डॉट के भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं लिख रहे हैं हम। अब हम आगे चलते हैं, ए वाई जे डॉट बी एक्स आई, तो अगेन जे डॉट आई आएगा, जे डॉट आई किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो ये भी नहीं लिख रहे हम। इसी तरह से ए वाई जे प्लस बी वाई जे डॉट जे किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये हम लिख देते हैं ए वाई बी वाई। इसी तरह से ए वाई जे डॉट बी जेड के, अब जे डॉट के आ रहे हैं तो जे डॉट के किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, इसको भी ही हम नहीं लिख रहे हैं। तो अब लास्ट में क्या, ए जेड के पहले बी एक्स के साथ, बी एक्स आई के साथ, तो के डॉट आई क्या होगा, 0, ये भी नहीं लिख रहे क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बहन थे वो फैक्टर 0 कर देगा। इसी तरह से ए जेड के और बी वाई जे, के डॉट जे आ रहा है तो के डॉट जे 0 के इक्वल होता है, वो भी नहीं लिख रहे हैं। फाइनली हमारे पास ए जेड के डॉट बी जेड के, ए जेड बी जेड, के डॉट के हमारे पास 1 होता है, तो जस्ट ए जेड बी जेड आ जाएगा। तो ए डॉट बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए डॉट बी हमारे पास आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इज इट क्लियर। अब मेरा आपसे एक सवाल है, फर्ज करें कि ए हमारे पास है ए इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 7 के, एंड बी इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 5 के। आपने जल्दी से इसका ए डॉट बी निकालें। चलो अब हम आगे चलते हैं। देखो हमने पढ़ा है कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा, पहले शुरू में पढ़ लिया था, लेकिन ए डॉट बी इसके इक्वल भी तो होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस कॉस थीटा को यहीं रहने देंगे, जबकि ए बी को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर के डिवाइड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ओवर ए बी, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान में एंगल भी निकाल सकते हैं। चलो एक और सवाल है, फ़र्ज़ कर लो कि मेरे पास जो ए वेक्टर है वो है
ए वेक्टर को हम, उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको कह सकते हैं कि 3i प्लस 2j प्लस 5k। और इस तरह से b है हमारे पास 5i प्लस 7j प्लस 2k। आपका टारगेट ये है, आपका टास्क ये है कि a और b के दरमियान में कितना एंगल है वो फाइंड आउट करें। थैंक यू वेरी मच।